सोना नहीं, चांदी देगी बड़ा रिटर्न। या फिर क्या चांदी अगला सोना बनने की राह पर है? ये सवाल आजकल कई निवेशकों के मन में मतलब एक पहेली की तरह घूम रहा है। एक तरफ सोना है जो अपनी चमक बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ चांदी वो चुपके से कुछ अलग ही कहानी लिख रही है। और ये पहेली इसलिए और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि चांदी का जो बर्ताव है वो सोने जैसा बिल्कुल नहीं है। कभी ये रॉकेट की तरह ऊपर जाती है तो कभी उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय है चांदी की कीमतों का पूरा विश्लेषण। हम इसे सिर्फ एक गहने या बर्तन की धातु के तौर पर नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि एक अहम औद्योगिक धातु और एक मजबूत निवेश के विकल्प के रूप में भी समझेंगे। और हमारी ये पूरी चर्चा निवेश गुरु हिंदी से मिले एक बेहतरीन विश्लेषण पर आधारित है। और देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके किरदार को समझना होगा। चांदी की ना एक दोहरी पहचान है, एक ड्यूअल पर्सनालिटी। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कह सकते हैं सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चांदी की चाल सोने से इतनी अलग क्यों होती है और वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो पर्दे के पीछे से इसकी कीमत तय करते हैं। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो इसी दोहरी पहचान से शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चांदी एक ही समय में दो जिंदगियां जी रही है। एक तरफ वो सोने की तरह एक कीमती धातु है जिसे लोग महंगाई से बचने के लिए मुश्किल समय में एक सुरक्षित निवेश के तौर पर खरीदते हैं। लेकिन इसकी दूसरी जिंदगी वो ज्यादा अहम है। यह उद्योगों के लिए एक बेहद जरूरी कच्चा माल है, एन इंडस्ट्रियल मेटल। और यहीं से सारी कहानी अलग हो जाती है। ठीक है, तो कहानी का पहला सिरा यहीं से पकड़ते हैं। स्रोत ये कहता है कि चांदी की कीमत को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है इसकी औद्योगिक मांग। अब सवाल यह है कि ये मांग आती कहां से है? मतलब ये कोई आम फैक्ट्री की मांग तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की मांग है। चांदी सीधे तौर पर उन सेक्टर से जुड़ी है जो दुनिया को बदल रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है सोलर पैनल। सोलर पैनल्स? हाँ, चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक मतलब बेस्ट कंडक्टर है। तो हर सोलर पैनल में सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए चांदी के पेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, सोलर पैनल की मांग बढ़ रही है और उसके साथ ही चांदी की खपत भी। लेकिन एक सवाल है, क्या ये मांग सिर्फ अच्छी अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करती है? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बड़ी तकनीकी सफलता के कारण चांदी की मांग बढ़ जाए, भले ही इकोनॉमी थोड़ी सुस्ती क्यों ना हो? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा बड़ा उदाहरण है इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज। एक आम पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक कार में लगभग 2 गुनी चांदी का इस्तेमाल होता है। 2 गुनी? हाँ, ये हर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में, सेंसर में, विंडो स्विच और खासकर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में मौजूद है। तो ईवी क्रांति सीधे सीधे चांदी की मांग को बढ़ा रही है, चाहे अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ भी हो। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब हम सड़कों पर जितनी ज्यादा ईवीज देखेंगे, चांदी की मांग उतनी बढ़ेगी। सड़कों पर ही नहीं, हवा में भी। अच्छा। स्रोत ये भी बताता है कि 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार में भी चांदी की एक बड़ी भूमिका है, जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं। हर 5G बेस स्टेशन और डिवाइस में बेहतर और तेज सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए चांदी की परत वाले कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मांग हर तरफ से आ रही है। ग्रीन एनर्जी, मोबिलिटी, कम्युनिकेशन और हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन और लैपटॉप, वो तो हैं ही। तो ये औद्योगिक मांग इसे सोने से बिल्कुल अलग खेल बना देती है। और इसी अलग खेल की बात करें तो मैंने सुना है कि निवेशक एक और पैमाने पर नजर रखते हैं जो सोने और चांदी के बीच के रिश्ते को ही मापता है। ये गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या चीज है? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और दिलचस्प पैमाना है। आसान भाषा में ये रेशियो बताता है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए आपको कितने औंस चांदी देनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर ये रेशियो 80 है तो इसका मतलब है कि 80 औंस चांदी की कीमत 1 औंस सोने के बराबर है। ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये बस बाजार में दोनों की कीमतों का अनुपात है। ये सुनने में तो दिलचस्प है, लेकिन क्या आज के मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये सच में काम करता है, या ये सिर्फ एक पुराना पैमाना है जिसे लोग मतलब आउट ऑफ हैबिट देखते रहते हैं क्योंकि हमेशा से देखते आए हैं? इस पर बहस होती है और ये एक वाजिब सवाल है। कुछ लोग इसे पुराना मानते हैं, लेकिन कई लॉन्ग टर्म निवेशक इसे आज भी एक सेंटिमेंट इंडिकेटर के तौर पर देखते हैं। इसका ऐतिहासिक संदर्भ जरूरी है। सदियों से इस रेशियो का एक औसत स्तर रहा है जो करीब 40-50 के आसपास रहा है। अच्छा।
जब ये रेशियो अपने ऐतिहासिक औसत से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 80, 90 या 100 तक, तो ये संकेत देता है कि चांदी सोने के मुकाबले बहुत ज़्यादा अंडरवैल्यूड हो गई है, मतलब अपनी असली कीमत से बहुत सस्ती मिल रही है। और इतिहास क्या कहता है, जब जब ऐसा हुआ है तो क्या देखने को मिला है? इतिहास यही बताता है कि ये रेशियो हमेशा इतना ज़्यादा नहीं रहता। ऐसे समय के बाद चांदी की कीमत में अक्सर एक तेज उछाल आता है और वो सोने के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती है। बाजार इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसे मीन रिवर्जन कहते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, कई निवेशकों के लिए ये एक इशारा होता है कि शायद अब चांदी की बारी आने वाली है। तो ये रेशो एक तरह से सेंटिमेंट इंडिकेटर है, लेकिन सेंटिमेंट तो बड़ी इकोनॉमिक फोर्सेस से भी बनता है, जैसे डॉलर और इंटरेस्ट रेट्स। वो इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? वो इस कहानी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इन दोनों का चांदी की कीमत के साथ अक्सर एक उल्टा संबंध यानी इन्वर्स रिलेशनशिप देखा गया है। पहले डॉलर को समझते हैं। दुनिया भर में चांदी जैसी ज्यादातर कमोडिटीज का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो जिन देशों की अपनी मुद्रा है, जैसे भारत, उनके लिए खरीदना महंगा हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली, उनके लिए चांदी खरीदना महंगा हो जाता है। और जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी मांग थोड़ी कम हो जाती है, जिससे चांदी की कीमत पर दबाव बनता है। और इंटरेस्ट रेट्स, उनका क्या असर होता है? उनका भी ऐसा ही उल्टा असर होता है। देखिए, चांदी या सोना रखने पर आपको कोई ब्याज या डिविडेंड तो मिलता नहीं है। ये एक नॉन यील्डिंग एसेट है। तो जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सरकारी बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेश ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं, क्योंकि उन पर एक निश्चित रिटर्न मिलता है। ऐसे में कुछ निवेशक अपना पैसा चांदी से निकालकर उन जगहों पर लगा देते हैं जहां ब्याज मिल रहा हो। इससे चांदी का आकर्षण कम होता है और कीमत पर दबाव आता है। तो बेसिकली जब यूएस फेड जैसी बड़ी सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाती हैं तो चांदी के लिए पार्टी थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। बिल्कुल सही समझा। और इसके उलट जब ब्याज दरें रुकती हैं या भविष्य में उनके गिरने के संकेत मिलते हैं तो ये चांदी के लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाता है। तब बिना ब्याज वाले निवेश जैसे चांदी और सोने का आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी जगहों पर भी रिटर्न कम मिल रहा होता है। जब ब्याज से रिटर्न नहीं मिल रहा तो लोग अक्सर इन्फ्लेशन से बचने के लिए सेफ हेवन्स ढूंढते हैं। सोना तो क्लासिक इन्फ्लेशन हेज है, ये तो हर कोई जानता है। क्या चांदी भी उसी लीग में खेलती है? हाँ, बिल्कुल खेलती है। जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी करेंसी की खरीदने की शक्ति कम होने लगती है। ऐसे समय में लोग अपनी पूंजी की कीमत को बनाए रखने के लिए सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प न्यूआंस है। वो क्या है? सोना अक्सर बड़े संस्थागत निवेशकों और सेंट्रल बैंकों को आकर्षित करता है। वहीं चांदी को रिटेल निवेशक यानी आम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ये ज्यादा अफोर्डेबल है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो हम देखते हैं कि छोटे और रिटेल निवेशकों की चांदी में खरीदारी बढ़ जाती है। लोग फिजिकल चांदी, चांदी के सिक्के या सिल्वर ईटीएफ खरीदना शुरू कर देते हैं। ये चांदी की मांग का एक अलग ही पहलू है। ओके, सो इंडस्ट्रियल डिमांड, अ फेवरेबल रेशियो, इन्फ्लेशन हेज, सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कोई ना कोई पेंच तो होगा। मैंने सुना है कि चांदी में निवेश करना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। इसकी वॉलेटिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। अस्थिरता या वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कीमत में उतार चढ़ाव बहुत तेज और बड़े होते हैं। चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी से गिरती है और ज्यादा तेजी से चढ़ती भी है। इसका बाजार सोने की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए थोड़े से बड़े खरीद बिक्री के ऑर्डर से भी इसकी कीमत में बड़ा भूचाल आ सकता है। मतलब ये हुआ कि चांदी में निवेश करना एक रोमांचक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है, जबकि सोना एक शांत लंबी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन यात्रा की तरह है। क्या खूब एनालॉजी, बिल्कुल यही बात है। ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ अगर बाजार आपके खिलाफ गया तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे 2011 में चांदी की कीमतें आसमान छू रही थीं और फिर कुछ ही महीनों में बुरी तरह से क्रैश हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी टाइमिंग सही है और बाजार आपकी दिशा में चलता है तो चांदी में सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना भी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि चांदी में हाथ आजमाने से पहले
किसी भी व्यक्ति को अपनी रिस्क एपेटाइट यानी जोखिम लेने की क्षमता का ईमानदारी से आकलन कर लेना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कीमत 15-20% नीचे गिर जाए तो क्या आप घबराकर बेच देंगे या अपने निवेश पर बने रहेंगे। चांदी का खेल उन्हीं के लिए है जो इस तरह के तेज उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं। ये बहुत साफ और सीधी बात है। तो हमने सारे सुराग देख लिए, इसकी दोहरी पहचान, औद्योगिक मांग, हिस्टोरिकल रेशियोज और इसका वोलेटाइल नेचर। अब सवाल यह है कि एक आम निवेशक इस जानकारी का क्या करे? व्हाट्स द स्ट्रैटेजी? पहले बात करते हैं उन लोगों की जो लंबी अवधि के लिए सोचते हैं। स्रोत के अनुसार जो लोग चांदी को 5, 10 या उससे ज्यादा साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, उनके लिए एक मुश्त बड़ी रकम लगाने की बजाय एसआईपी या टुकड़ों में खरीदारी करना एक समझदारी भरी रणनीति हो सकती है। इसका फायदा ये है कि आपको बाजार की टाइमिंग के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी खरीद की औसत कीमत बेहतर हो जाती है। लेकिन गिरावट में खरीदना साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल होता है। लोग पैनिक करते हैं और सोचते हैं कि कहीं और ना गिर जाए। क्या ये बाय द डिप स्ट्रेटेजी वाकई प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। गिरावट में खरीदना कहने में आसान और करने में मुश्किल होता है, इसीलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को बाजार की गिरावट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। गिरावट के समय थोड़ा थोड़ा करके चांदी जमा करना लंबे समय में एक बहुत अच्छी औसत कीमत बनाने में मदद करता है। यह रणनीति अस्थिरता के जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ये तो हुई लॉन्ग टर्म की बात। लेकिन जो कम समय के लिए बाजार में तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं, यानी ट्रेडर्स, उनके लिए तो दुनिया बहुत अलग होती है। उनकी दुनिया और रणनीति दोनों बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो वैश्विक खबरों पर, खासकर अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर, महंगाई के आंकड़ों और डॉलर इंडेक्स पर लगातार नज़र रखें। ब्याज दरों को लेकर सेंट्रल बैंक क्या कह रहे हैं, चीन से इंडस्ट्रियल डेटा कैसा आ रहा है, ये सब खबरें चांदी की कीमत पर तुरंत असर डालती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उनके लिए सलाह है कि वो बाजार के तेज उतार चढ़ाव के लिए हमेशा मानसिक और वित्तीय रूप से तैयार रहें। एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस लगाना और अपने जोखिम को मैनेज करना सबसे जरूरी होता है। चांदी एक ही दिन में कई प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकती है, और एक सफल ट्रेडर वही है जो इस मूवमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, न कि उसमें फंस कर रह जाए। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि चांदी सिर्फ एक चमकने वाली धातु नहीं है। ये एक जटिल संपत्ति है जिसके पीछे दुनिया का औद्योगिक विकास, वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज और निवेशकों की बदलती सोच सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख जो आज की चर्चा से मिलती है वो ये है कि चांदी को सोने का छोटा भाई या पुअर मैन्स गोल्ड समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान है, अपना एक अलग चरित्र है। इसके बढ़ने और गिरने के कारण सोने से काफी अलग और ज्यादा जटिल है। औद्योगिक मांग का पहलू इसे एक बिल्कुल ही अलग कहानी बना देता है। सही कहा। और जाते जाते सभी के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो हमारे स्रोतों से ही निकल कर आता है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ और तेजी से बढ़ेगी, क्या चांदी की औद्योगिक मांग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो इसके निवेश वाले पहलू पर पूरी तरह हावी हो जाए? क्या भविष्य में चांदी को एक कीमती धातु से ज्यादा एक टेक्निकल धातु या स्ट्रैटेजिक मेटल के रूप में पहचाना जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।